एक छोटे शहर का लड़का हूँ, पीछे स्टेज पे खड़ा हूँ, सलमान खान आपके लिए ये सब बातें कर रहा है। एंड जब मैं उनसे मिला, समथिंग चेंज्ड। आई जस्ट फेल इन लव विद द मैन ही इज। हम लोग एक सीन में सुसु कर रहे हैं, उस सीन पे हमने कुछ फील किया था एंड वो मोमेंट कैप्चर भी हुआ है कैमरा में, जब जादू कुछ देखते हैं एंड कैमरा उनकी तरफ जूम इन हो रहा है। तो वो सीक्वेंस काफ़ी स्कैरी था। दूसरे के शो में जाएंगे और अगर वो एडिट भेजेंगे तो उनको ज़रूर बोले कि एडिट में ये प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा राय और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। विवादों की गर्मी और कमबैक की ठंडी हवा के बीच आशीष चंचलानी लेकर आ गए हैं अपना सेकंड चैप्टर एकाकी का। आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू सो मच। क्या इंट्रोडक्शन दिया आपने, वाह। सूट करता है 2025। बिल्कुल 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 परफेक्ट है, एकदम एकदम ऐसा न्यूज़ फ्लैश आया मेरे सामने आपने जिस तरह का इंट्रो दिया है जी। क्या लेकर आ रहे हैं नया? सबसे पहले तो उसी से शुरुआत करते हैं क्योंकि मज़ा आ गया ट्रेलर देखकर और लग रहा है कि बहुत कुछ नया है इस बार। जी, ये मेरा शो है जो मैंने डायरेक्ट किया है, मैंने लिखा है, हॉरर कॉमेडी है। जी, मैंने एक्ट किया है, मैंने प्रोड्यूस किया है, कास्टिंग भी मैंने की है, एडिटिंग भी मैंने की है। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, दिस इज़ माय पैशन प्रोजेक्ट एंड ये फाइनली यूट्यूब पे इसका पहला एपिसोड आ चुका है। अब इसका दूसरा एपिसोड आने वाला है मेरे बर्थडे पे 8 दिसंबर को, जब मैं 11 साल कंप्लीट करने वाला हूँ इस इंडस्ट्री में। एंड ये एक हॉरर कॉमेडी है, 7 दोस्तों की जो एक ट्रिप पे गए हैं, घर में फंस चुके हैं। लोगों ने देखा होगा चैप्टर, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ चल रही है, इनके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है, उस गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है जो अभी तक लोग क्या बोलते हैं, एनालाइज नहीं कर चुके। तो वो उन्हें पता चल जाएगा चैप्टर 2 में। जी, कितनी मेहनत हुई है खुद ही बता दीजिए, क्योंकि जितने रिपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि 7 महीने प्री शूट, 80 दिन शूटिंग है, प्री प्रोडक्शन में इतना, प्रोडक्शन में इतना टाइम लगा है, तो ओवरऑल कितना दिमाग इसमें खपाया है आपने? देखिए 2 साल तो लगाया है मैंने। 2 साल 2023 एंड से शुरू किया था। आई थिंक अभी अगर 2025 तक पकड़े, हाँ, पूरा 2024 ऑलमोस्ट टिल नवंबर 2025। जी, 2 साल तो इसमें गए हैं। 2 में से आई थिंक, आई बिलीव 1 साल तो सोचने में, लिखने में, उसकी प्लानिंग करने में गए हैं। बाकी आधा साल शूट करने में, उसको मैनेज करने में, और आधा साल उसकी एडिटिंग और VFX पे गए हैं। तो हाँ, इतना वक्त लग गया बनाने में। तो जी, वो तो है। पर इस शो के बाद भी आप क्या इस शो से भी कुछ चकमा दे रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं और हमेशा आप अपने सॉन्ग रिलीज भी, चाहे कुछ नया आ रहा होता है ना, आप ऑडियंस को थोड़ा चकमा देते हैं। तो आई थिंक कुछ ऐसा है, वो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। 100% मेरी फितरत में है वो। लोगों को अब तक समझ आ जाना चाहिए। बट अभी वो चकमा है कितना बड़ा, वो तो देख के ही पता चलेगा क्या हो रहा है। What was the best moment while shooting this? आई थिंक जब मेरा पहला शेड्यूल ख़त्म हुआ, हम त्र्यंबकेश्वर के इधर थे, जो टेम्पल है। मैं थोड़ा ठीक नहीं था, काफ़ी पैसे खर्च हो गए थे, तो मैं त्र्यंबकेश्वर के टेम्पल में गया। वहाँ जाते ही शिव जी के आंगन में, उनके चरण में जब मैं गया, एक अलग ही एनर्जी आ गई, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। वो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था, मेरे आंखों में आंसू आ गए उस दिन। और गाना बज रहा था मेरे दिमाग में, वो गाना है ओ माय गॉड 2 का, ऊंची ऊंची वादियों में बसते हैं भोले शंकर। तो ऐसा लग रहा था इन सारी डिफ़िकल्टीज़ में वो है साथ, ध्यान दे रहे अपने बच्चे पे। तो बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट था वो। और कोई ऐसा लो मोमेंट, जैसे आपने बताया कि उस वक्त मैं अच्छा फील नहीं कर रहा था, क्योंकि जितना दर्शक आपको देख पाते हैं स्क्रीन के थ्रू, दैट यू ऑलवेज लाफिंग, सबको हंसा रहे हैं, खुश हैं आपसे। कोई ऐसा फेज जब आप बहुत लग रहा था कि नहीं हो पाएगा यार, शायद जो मैंने सोचा है वो नहीं बन पाएगा? जी, एक दिन ऐसा था जब मेरे सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो गए थे, फाइनेंसेस एग्जॉस्ट हो गए थे, एंड तब मैं डर गया बहुत। वो जो एक डर आपके मन में आ जाता है ना कि नहीं होगा, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली है, अभी ये खुद ही तलवार जो उठाई है खुद का ही हाथ काटने वाली है। आधी रात को मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, तो मैंने गौर गोपाल दास जी को कॉल किया था। वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मतलब मैं उनको बहुत मानता हूँ। उन्होंने मुझे 1 घंटा बैठ के समझाया, मुझे शांत किया और बोला कल से ऐसे उठना जैसे कल कुछ नहीं हुआ है, रोज़ एक लड़ाई है, तू कर लेगा। तो वो एक मोमेंट था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था। ऐसे काफ़ी दिन आए जब आंखों से आंसू निकल आ जाते थे। इनफैक्ट अभी भी काफ़ी टाइम से ऐसा फील हो रहा है, पर पता नहीं, मन कह रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। अभी भी मन मानता है कि सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि ये YouTube में धमाका कर देगी आपका जो शो आ रहा है। मुझे धमाके से ज़्यादा ना जनता को पसंद आना चाहिए। आपको सच्ची बताओ, मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है और कुछ नहीं।
बजट के बारे में अगर थोड़ा बताना चाहें आप। देखिए अच्छा खासा बजट है, लेकिन एक बॉलीवुड की पिक्चर से कंपेयर करें तो 5-6% है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही बड़ा बजट है। और ये चांसेस आप, ऐसा नहीं है कि जैसा भी रिस्पॉन्स आए, पर ये चांसेस आप आगे भी लेते रहेंगे या डर है? नहीं, अभी मैं वापस ऐसा कोई चांस नहीं लूँगा। ये मुझे एक बार ज़िंदगी में करना था, ये मेरे खुद के लिए किया है मैंने। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता देख लेगी ऑनेस्टी उसके पीछे की। ये तो मेरे मन में रहता ही है कि क्योंकि सिर्फ मैं नहीं हूँ, 150 लोगों का क्रू है। एवरीबडी हैज़ वर्कड हार्ड ऑन इट एंड सब उम्मीद लगा के बैठे। एंड सच्ची बताऊँ, पूरे क्रू को बहुत कॉन्फिडेंस है शो पे, 100%। आपके दर्शक इंतजार कर रहे हैं आपको 70mm की स्क्रीन पर देखने का, लेकिन जी। उससे पहले आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है आप अपने लिए एक जो रेड कार्पेट तैयार कर रहे हैं, क्या लगता है कि ये सारी प्रेप आपको वहाँ पर बिल्कुल एक तरह से कि यार मैं इनके लिए तो पहले से तैयार हो गया था? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। मुझे बहुत तैयारी करनी है, मुझे बहुत प्रिपरेशन करना है एंड मैं करूँगा। मुझे लगता है हर जगह मेहनत लगेगी। सिर्फ नंबर्स और सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे आप नहीं कर सकते, तो मैं करूँगा और वो मेहनत करते करते ही मैं यहाँ तक आया हूँ। पहली बार कोई ऐसा एक्टर दिखेगा 70mm के पर्दे पर, who's the director, the writer, सारे मतलब स्क्रीन के पीछे हर एक उसने काम किया हुआ है। मुझे हमेशा से पसंद है, मुझे डायरेक्शन करना, एक्टिंग करना बहुत पसंद है बचपन से। एंड कहीं ना कहीं शायद यहाँ तक पहुँचा हूँ, कर पा रहा हूँ, जनता को कुछ तो अच्छा लगा होगा शायद, इसलिए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और यही अपना प्रेपरेशन करके शायद आगे भी मैं नई नई कहानियाँ बता पाऊँ ह्यूमर के थ्रू। क्या पता मैं कुछ फुल ब्लोन सीरियस हॉरर बना लूँ आगे चल के, सिर्फ हॉरर कॉमेडी नहीं। सो इट कैन टेक मी एनीवेयर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पब्लिक। पर ऐसा कौन सा रोल है जो सबसे डिफिकल्ट है पर्दे के पीछे, जो आपको लगता है कि जब आप उस पर काम कर रहे थे? स्क्रिप्टिंग बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप सोचते हो कि ये चीज़ अच्छी है, लेकिन जब कैमरा पे आती है तब तालमेल नहीं बैठता है, तब वो चीज़ बहुत ख़राब लगती है। एंड हुआ है ऐसा काफ़ी जगहों पे। मुझे ऐसा लगता है कि जब लिखा था तब सही लग रहा था, लेकिन आते आते वो शायद पुराना हो गया या मैं थक गया। बट वो करते करते लिखते लिखते आपको दूसरे सीन्स का कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाता है कि आप अपने मिस्टेक से समझते हो, तो आगे चल के वो थोड़ा, देखो कुछ ख़राब भी होती है ना जब चीज़, वो आपको अच्छा ही सिखाती है। मुझे ऐसा लगता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वही है, लिखना बहुत मुश्किल होता है, सोचना, अपने दिमाग में वो आइडिया लाना एंड हमेशा फ्रेश सोचना, वो भी बहुत मुश्किल होता है। जी। तो उसके लिए कुछ किस तरह के आप रिसर्च वर्क करते हो? कुछ पढ़ते हो या यू ट्रैवल? मैं दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ बाहर। मुझे रात को, आधी रात को भी आइडिया आते हैं। मैं कभी जस्ट पेन इट डाउन, या मैं नोट्स में लिख देता हूँ साइड में कि मैंने ये चीज़ बहुत अजीब नोटिस की। अभी इस सीरीज़ में एक सिचुएशन है आगे चल के, वो सिचुएशन मेरे दिमाग में रैंडमली आई थी जब मैंने एक ढाबे पे एक बंदे को देखा था एंड मुझे चीज़ बहुत फ़नी लगी। तो फ़ोन पे बात कर रहा था, तो मुझे वो चीज़ बहुत फ़नी लगी। अब मैं बता नहीं सकता उसके बारे में, तो उससे इंस्पिरेशन आ गया मुझे। आप कभी भी किधर भी कुछ भी देख लेते हो, कभी ट्रिप पे जाते हो दोस्तों के साथ, वो कुछ हरकतें करते हैं ना, आपके दिमाग में छप जाती है चीज़। फिर आप उस छपी हुई चीज़ को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हो कि मैं इसे अब मेरी जनता को मेरे वे में कैसे दिखाऊं। आई थिंक दैट्स हाउ यू गेट इंस्पिरेशन। और ये जो आपने हूर ढूंढे हुए हैं, ये जो आपके साथ 6 आपके दोस्त हैं, इनकी कास्टिंग आपने कैसे की? क्या किस तरह का रिलेशन है आपका? देखिए, इनमें से 3 लोग तो मेरे टीम के ही है। एक तो जादू है, ही इज़ माय बचपन के दोस्त है मेरे, एंड जनता भी बहुत प्यार करती है जादू से। एक को राइटर है मेरे, स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा है, पिंकू कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं ग्रिशम नावानी, एंड दूसरे है रोहित। रोहित भी काफ़ी जनता प्यार करती है, मेरे पहले भी OTP द लॉटरी वीडियोस में आए हुए। बाकी जो लोग हैं, एक शशांक का मैंने ऑडिशन लिया था, एक दूसरी चीज़ का ऑडिशन लेना था, लेकिन मुझे वो दूसरे रोल में पसंद आ गए। हर्ष और सिद्धांत सरफर है, ये कंटेंट क्रिएटर्स है, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया एक्टर लगते हैं एंड मैंने इनका फुल एक्टिंग पोटेंशियल और कॉमिक टाइमिंग इस सीरीज़ में एक्सप्लोर किया है। कभी कभी आप किसी को देखते हो ना और आप सोचते हो कि इसमें और भी बहुत कुछ है, मुझे इन दोनों में वो लगा कि दे आर नॉट जस्ट मेंट टू बी ऑन रील्स। शूट से ज़्यादा फिर मस्ती तो हुई होगी? या हुई थी, पहला 1 महीना हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सीरियस हो गई सब काफ़ी स्ट्रेस में आ गए थे, इवन ऑल द कॉमेडी और एक्टर्स के भी साथ। और इस दौरान कोई भूतिया मोमेंट हुआ है आप लोगों के? जी। अगर आप चैप्टर 1 देखेंगी तो मेरा और जो आकाश है जादू, हम लोग एक सीन में सुसु कर रहे हैं, उस सीन पे हमने कुछ फील किया था
एंड वो मोमेंट कैप्चर भी हुआ है कैमरा में जब एक जादू कुछ देखते हैं एंड कैमरा उनकी तरफ जूम इन हो रहा है। तो वो सीक्वेंस काफ़ी स्कैरी था एंड हमें काफ़ी टाइम लग गया उस सीन को शूट करते करते। आखिर का दिन ऐसा हुआ कि हमने वहाँ पे नारियल फोड़ा, गणपति बापा की पूजा की, तब जाके वो सीन शूट हो पाया है। तो ऐसे भी दिन देखे थे हम लोगों ने। 2025 भी थोड़ा आपका भूतिया मोमेंट वाला रहा है। या क्या सीखा, क्योंकि साल खत्म होने जा रहा है कि आई थिंक हर चीज़ के बारे में 10 बार सोच के फिर क्या करो आप। अब जब पहले होता था मनमौजी होता था, मैं कुछ भी कर लेता था, मुझे खुद ही नहीं पता चला मैं इतना बड़ा कब बन गया। तो मुझे वो चीज़ कभी कभी अजीब लगती है कि मैं मनमौजी रहना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन हर चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर दिया जाता है। और हाँ, दूसरे के शो में जाएंगे और अगर वो एडिट भेजेंगे तो उनको ज़रूर बोले कि एडिट में ये प्रॉब्लम है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक कंटेंट क्रिएटर तीनों खान का प्यारा तो है ही, रोहित शेट्टी, एवरी स्टार जस्ट लव्स यू। एंड थोड़ा आपके और उनके बीच के रेपो के बारे में बताइए कि हाउ यू मेड दिस कॉर्डियल रिलेशन। सलमान खान के शो में जाते हैं तो वो एकदम मुरीद हो जाते हैं कि आशीष आ रहा है। व्हाट वाज दैट इंटरव्यू जब आप बिग बॉस में गए थे? इट वाज आई हैव नोन भाईजान्स फैमिली थ्रू a lot of people, स्पेशली अरहान जो है। अरहान बहुत ही मेरे प्यारे मित्र है, दोस्त है, बहुत ही प्यारे लड़के हैं वो। एंड और भी बहुत लोगों को मैं जानता हूँ। सो मेरी कभी भाई से मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला कि भाईजान जानते हैं। मुझे उसमें मेरी आधी खुशी तो उसमें ही हो गई। तो जब मैं बिग बॉस में जाने वाला था, ही वॉज टू स्वीट। जब उन्हें पता चला मैं आ रहा हूँ, ही टुक आउट टाइम, भाईजान टुक आउट टाइम एंड ही गेव दिस इंट्रो, दिस ब्यूटीफुल इंट्रो। मैं जब स्टेज पे पीछे खड़ा था, मेरे ऑलमोस्ट आंसू आने वाले थे, है ना? कि मेरे लिए इतना, आप सोचिए, एक छोटे शहर का लड़का हूँ, पीछे स्टेज पे खड़ा हूँ, सलमान खान आपके लिए ये सब बातें कर रहा है। एंड जब मैं उनसे मिला, समथिंग चेंज्ड। आई जस्ट फेल इन लव विद द मैन ही इज। एंड वो कहते हैं ना उनके लिए, भाई के लिए, कि उनका एक ऑरा है, कुछ अलग ही था जब मैं उधर मिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, इज टू स्वीट टू मी। सो या, वो उनका बड़प्पन है। I think that is what makes him him, and it's impossible not to fall in love with that man. So I'm very thankful to him. Yeah. And what about Aamir Khan and Shahrukh Khan? जी, शाहरुख सर से मैं पहले मिल चुका हूँ, काफ़ी पहले मिल चुका हूँ। वजह से तो आपकी लाइफ में बड़ा सा चेंज आ गया जी। आमिर सर ना, आमिर सर को मैं मिला एली के थ्रू। जब हमारा गाने का शूट वूट हो रहा था, तभी एली मुझे लेके गई थी मिलाने। एंड आमिर सर इज ऑल्सो इन टू अ लॉट ऑफ कॉमेडी। मैंने आमिर सर को तभी इतना टाइम पहले एकाकी के कुछ रशेस दिखाए थे एंड ही लव्ड इट, स्पेशली चैप्टर 2 के कुछ रशेस दिखाए थे। सो ही वॉज लाफिंग एंड वो ना इतना यूट्यूब कंज्यूम करते नहीं है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है उनको, बट उनके बाद उन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया। वो मुझसे पूछ रहे थे तभी वो मुझे सितारे ज़मीन पर के बारे में बता रहे थे कि ये प्लान कर रहा हूँ मैं, यूट्यूब के साथ कुछ प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर। तो मेरा तीनों के साथ ना बहुत अलग रहा है, बहुत ज़्यादा। Did he ask about the algorithm and everything? Yes, सब पूछ रहे थे। एंड वो मुझसे एल्गोरिथम के बारे में पूछ रहे थे, मैं उनसे दंगल के, चाइना की चीज़ों के बारे में पूछ रहा था कि दंगल में आपने कितने पैसे कमाए। मुझे बता रहे थे, सब बता रहे थे, ऐसा था। सो इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन। एवरी पर्सन दैट आई हैव मेट मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है। मैं एक पॉइंट के बाद मैं अपना वो फैन बॉय कम करता हूँ एंड मैं सोचता हूँ कि क्यों ये इंसान या आदमी इधर तक पहुँचा है, मैं वो समझने की कोशिश करता हूँ। सो यू पिक दैट अप फ्रॉम एवरीवन। या कोई ऐसा स्टार जिसे देख के यू वर लाइक ऑस्टक? एली का नाम मत लेना पर नहीं। इन द लास्ट टाइम आई वाज सुपर ऑस्ट्रक बिफोर सलमान भाई will always going to be very special. It's going to be Akshay sir. Akshay Kumar sir is the one for me. मतलब I'm his biggest fan. And उनको ही देख के सीखा है मैंने। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा था, मुझे अभी भी याद है, मैं बैठा हूँ एंड बड़ी सी सिक्योरिटी, मीडिया वाले पिक्चर्स खींच रहे थे, पीछे पीछे जा रहे थे एंड मैंने उनको चलते हुए देखा सामने। वो जो मोमेंट था मैं कभी नहीं भूलता हूँ, बहुत मज़ेदार मोमेंट था वो। So, तब से बस वेरी स्टार स्ट्रक। एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट कि जब यू डिसाइडेड कि भाई अब तो ये 40 किलो शरीर से निकालना पड़ेगा, एक चंचलानी निकालना पड़ेगा? एक्चुअली मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी एंड थोड़ा दिल भी टूटा हुआ था, मेंटल फिजिकल पूरी हेल्थ ठीक ठाक नहीं थी। एंड तभी मेरे को एक वक्त आया कि अब मैं अपने लोएस्ट पे हूँ, क्या मैं मेरे लोएस्ट से हाईएस्ट पे जा सकता हूँ, क्या मेरे में उतनी ताकत है, मैं कर सकता हूँ।
वो होता है ना कि एक बार आपने ठान ली तो मुझे खुद को प्रूफ करना था, तो बस मैं लग गया, मैंने पीछे देखा ही नहीं, एंड छुपके से किया मैंने। मैं कभी दुनिया को दिखाया ही नहीं। आप देखा होगा उस वक्त मैं गुम हो गया था सोशल मीडिया से, क्योंकि मैं अपने ऊपर बट या बट दैट वाज, लोग कंसीडर कर रहे थे ब्रेकअप स्टोरी, नॉट वाज की ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यू वर टेकिंग टाइम फॉर योरसेल्फ। देखिए ब्रेकअप में ना लोगों को क्या लगता है, दिल टूटना, आशिक होना, वो दैट इज नॉट द रीजन यार। यहाँ पे दिल एक अलग रीजन से टूटा था, और वो ठीक है, चलो वो हो गया, उससे आप उभरे। लेकिन उस वक्त ना आपको फिर अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड तब आप अपनी आंखों में ढूंढते हो कि क्या मैं मेरी खुद की इज्जत करूंगा। जब मैं खुद की इज्जत नहीं करूंगा तो सामने वाला क्यों करेगा। तो इसलिए, और मुझे हमेशा से पतला होना था, मुझे हमेशा से अपनी बॉडी का ध्यान बस वो देना था। मोटिवेशन नहीं मिल रहा था। मिल गया फिर फाइनली, एंड मुझे ऐसा था कि मैं 30 होने से पहले वजन कम कर लूँ। फिर मुझे अभी मैं सारी जिंदगी फिट ही रहूंगा, मैं मोटा नहीं होऊंगा कभी भी आप हम वो फेज नहीं देखेंगे। मेरे सबकॉन्शियसली। ऑडियंस बढ़ गई है आपकी कि मुझे तो यही पसंद था, क्यूट सा, जैसे मैं उसमें से आप उनमें से, आपको मैं मोटा अच्छा लगता था, क्या बात है अर्षा जी। तो बढ़ तो गई है, लेकिन ऑन ग्राउंड लोग मुझे पतला पसंद कर रहे हैं, ये तो सच्चाई है। नो, ऑन स्क्रीन आल्सो। जी, मुझे तारीफ आ रही है, मतलब कहते हैं लोग कमेंट्स में कि ये मोटा ही बेटर था, इस मोटे वाले आशु की बात ही अलग थी। बट अब अगर जस्ट आपने टीजर में भी डाला है जी, पर आपको एक बात बताओ, मोटापा कुछ एज तक ही क्यूट लगता है, उसके बाद एजिंग चालू हो जाती है। तो मुझे उस चीज़ का बहुत डर था कि नहीं, कि वजन कम कर लो, यू ऑटोमेटिकली लुक यंगर। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू दोस पर्सन जो अभी मोटापे से गुजर रहे हैं? जी, उनको बिल्कुल। इस तरह का इंस्पिरेशन या मोटिवेशन नहीं मिल रहा है अपने लाइफ में। जी। कम तो क्योंकि सब करना चाहते हैं, पर वो जो आपने भी वो फेज देखा होगा कि कितना टाइम लगता है और कितनी अपने मन को मारना होता है कि आप नहीं खाओ और एक डिसिप्लिन बना के जी, रखो। जी। तो थोड़ा अगर आप बोल सकें। जितने भी लोग प्लस साइज, ओवरवेट, मोटे, आप जो भी कहे, मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ। इस वक्त शायद आप अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, सोच के कि मैं इतना ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं इतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, कौन इतनी मेहनत करे, कौन इतना वक्त डाले। बट मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अपने आप को सिर्फ 2 महीना दीजिए, सिर्फ 2 महीना। खुद से प्यार करना सीखो। खुद से प्यार करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप डिसिप्लिन में आओ, खाना अच्छा खाओ। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं जिम चले जाऊँगा, मैं डाइट नहीं करूँगा, उससे नहीं होने वाला है। पहला स्टेप इज़ आपको अपनी डाइटिंग, अपना खाना कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली 2 महीने बाद आप में जो चेंजेस आएंगे और आप खुद से जो प्यार करेंगे, यू विल रीडिस्कवर योर सेल्फ, एंड वहाँ से जो आपकी लाइफ चेंज होएगी, यू विल थैंक मी फॉर दैट वन डे। प्लीज़ टेक द स्टेप, गो अहेड, डोंट थिंक अबाउट अदर्स, एंड किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सुमड़ी में जाओ, अपने लिए करो, एंड एकदम चमक के बाहर निकलो। जी। सबसे प्यारा, सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कौन सा मिला जब ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप सामने आए? मैं एक पार्टी पे था, एक लड़की ने मुझे शादी का प्रपोजल दिया, एंड मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली मम्मी, हाँ जी। अच्छा। जी, तो उन्होंने मुझे शादी का प्रपोजल दिया, एंड मुझे कह रही थी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, एंड आप बहुत अच्छे हो, हैंडसम हो, आप इतने फिट हो गए हो। मेरे कान तरस गए थे सारी ज़िंदगी सुनने के लिए, क्योंकि मैं 90% ऑफ माई लाइफ आई हैव बीन फैट, एंड मोटे लोगों को थोड़ा। ऐसा नहीं है, उस वक्त आपके वीडियोस के नीचे लड़कियों के इतने कमेंट्स रहते थे। देखिए वो ना, वो मुझे ऐसा लगता है ठीक है उनको मेरा वो कैरेक्टर पसंद है, लेकिन एक होता है ना कि आप जब किसी से मिलो तो आपको कोई अट्रैक्टिव, हर इंसान को चाहिए कि वो अट्रैक्टिव लगे। देखिए इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैंने वो कभी ज़िंदगी में फील ही नहीं किया है। आधी ज़िंदगी मेरी निकल गई, मुझे कभी किसी लड़की ने बोला नहीं है आई हैव क्रश ऑन यू, मुझे कभी किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया है। पर अभी जब से वज़न कम हुआ है या मैं थोड़ा सा ठीक ठाक हुआ हूँ, तो ये जब पहली बार मेरे साथ हुआ तो एक अच्छा लगा मुझे, वो अटेंशन अच्छी चीज़ लगी मुझे उस चीज़ ने मुझे और मोटिवेट करके रखा। ऑब्वियसली मैंने उस लड़की को कहा कि नहीं मैं अभी काम कर रहा हूँ, बट शी वॉज टू स्वीट टू मी, वंडरफुल गर्ल शी वॉज। सो मुझे वो चीज़ बहुत खुशी दी, अच्छा लगा मुझे। शादी के लिए आ गए प्रपोजल अब, और कितने आ गए? जी आते रहते हैं, मेरे माँ बाप को तो बहुत ही आते हैं, बट मेरा अभी फोकस करियर है, पहले ये सब बना लूँ फिर देखते हैं शादी का। अभी तो सिंगल हूँ मैं, आई एम एंजॉयिंग माई सिंगल लाइफ। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर आप थोड़ा बता दें। अभी आगे मैं 2 स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूँ। एक अभी एक्शन स्क्रिप्ट है, उस पर काम चल रहा है, और एक लव स्टोरी पे काम चल रहा है। जो लव स्टोरी है वो अगेन इट्स इन माई स्टाइल, इट्स वेरी फन, इट्स नॉट डिप्रेसिंग, इट्स अ फन लव स्टोरी फिल्म। रोम कॉम है, लेकिन वो रोम कॉम नहीं है जो लोग अज्यूम करते हैं। सो अगेन मैं कह रहा हूँ ना, मैं कुछ हट के सोच चकमा जी, तो वही कोशिश कर रहा हूँ।
कोई आइडल ऐसा सुपरस्टार है जिसके साथ कभी प्रोजेक्ट कोई स्क्रीन शेयर आप करना चाहते हैं? कुछ नंबर 1 manifest अक्षय करते सर, हैं? या उनके साथ करना चाहता हूँ, ज़रूर करना चाहता हूँ, उनको डायरेक्ट भी करना चाहता हूँ। एंड सेकंड सलमान सर, सलमान सर के साथ एक एक्शन पिक्चर ज़रूर डायरेक्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं, मुझे लगता नहीं शायद हो पाएगा, बट एक दिन शायद, हू नोज़। हाँ। अच्छा, बॉलीवुड में फिलहाल फिल्मों को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। हाल ही में धुरंधर फिल्म है, उसके लिए भी कहा गया कि पेड पीआर अगर आप ना करें या मार्केटिंग में पैसा ना लगाएं तो फिल्मों की बैड पब्लिसिटी की जाती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं तो अभी नया नया आया हूँ इंडस्ट्री में, मुझे इतना आइडिया है नहीं इन चीज़ों का, बट जैसे जैसे घुस रहा हूँ आई थिंक आई विल कम टू नो, मे बी देन आई कैन कमेंट ऑन इट। बट मुझे इतना पता है कि धुरंधर के मेकर सही कर रहे हैं, वो शांत बैठे हैं, वो अपनी पिक्चर पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि मैं अपनी एकाकी की मिक्सिंग के लिए भी जाता था ना, मैं काफ़ी धुरंधर की पोस्ट की टीम से मिलता रहता था। दे ऑल आर वेरी फोकस्ड। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म। कल रिलीज़ हो रही है। मुझे रणवीर सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, सो फिंगर्स क्रॉस्ड उनकी पिक्चर अच्छी बन जाए। मेरे ख्याल से फिर सब निकल जाएगा। जैसे ईद को आपका बर्थडे है, वैसे ही ईद को धर्मेंद्र जी की भी बर्थ एनिवर्सरी है। कोई ऐसा कभी आप उनसे मिले हैं? और जी उस मोमेंट के बारे में अगर आप बताना चाहें, एंड हाउ मच यू मिस। तो मेरे पापा धर्मेंद्र जी के सबसे बड़े फ़ैन हैं। जैसे मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ, मेरे पापा धर्मेंद्र जी के। एंड बचपन से मुझे पापा खुशी खुशी ये बात कहते थे कि आशु तेरा बर्थडे और धर्मेंद्र जी का बर्थडे सेम डे पे आता है। तो मुझे बचपन से, मैं अगर कोई मेरे पूछता था कि डू यू शेयर योर बर्थडे विद सम सेलिब्रिटी, इट्स धर्मेंद्र सर। एंड अभी उनका देहांत हो गया, सब घर में बहुत दुखी थे। मेरे पापा तो ऑलमोस्ट रोए जब उनकी डेथ हो गई। मैं उनसे मिल चुका हूँ बिकॉज आई नो सनी अंकल, आई नो सनी देओल। तो सनी देओल सर के मुलाकात थ्रू, के बारे में, पहले मुलाकात के बारे में अगर आप बताना चाहें। मुझे याद है वो तभी काफ़ी यंग एट हार्ट थे। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगा कि ही गेव दैट वाइब, बट यू नो यू एज। मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने दादाजी से मिल रहा हूँ, और इतने प्यारे, इतने, और सिर्फ एक ही चीज़ कहते थे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू मेरा बच्चा, गॉड ब्लेस यू। वो कभी भूलता नहीं मैं। बड़े प्यारे इंसान थे वो। एवरीवन यूज्ड टू लव हिम एंड आई वाज सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट आई गॉट टू मीट हिम। या मेरी फ़ोटो थी उनके साथ, फ़ोटो डिलीट हो गई, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड। उनके फ़ोन में थी, बट वो फ़ोन का बैकअप ही नहीं लिया उन्होंने। अच्छा जी। कोई उनकी फिल्म या कोई उनका सॉन्ग जो आपका बहुत पसंदीदा हो? मुझे शोले बहुत पसंद है पिक्चर, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स वन ऑफ हिज मोस्ट आइकॉनिक परफॉर्मेंस। एक और पिक्चर है, मेरे को पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा है, जिसमें वो गाँव में अत्याचार होता है और बचाने आते हैं। आई डोंट रिमेंबर, बट वो एक बड़ा सा विलन होता है, जीप रोकता है, एंड फर्स्ट टाइम वो उसको कोई बंदा चैलेंज करता है, वो धर्मेंद्र सर होते हैं। आई कांट रिमेंबर द नेम, बट व्हाट अ फिल्म दैट वाज। बचपन में देखी थी मैंने, सुपर्ब इट वाज। नई पीढ़ी को कोई एक ऐसा लेसन जो उनकी लाइफ से ज़रूर लेना चाहिए धर्मेंद्र जी की? धर्मेंद्र जी की लाइफ से नई पीढ़ी को उनसे एक चीज़ जो सीखनी चाहिए, उन्होंने इतने लोगों की मदद की है धर्मेंद्र जी ने, मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। मेरे पापा मुझे बताते हैं, अब सलमान सर के भी इंटरव्यू देख लोगे ना, इतना प्यार करते ना धर्मेंद्र जी से। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब वो सुपरस्टार थे ना, वो कभी अपने रूट्स नहीं भूले, एंड उन्होंने उनका हमेशा साथ दिया। जब धर्मेंद्र जी के साथ तब थे जब वो कुछ नहीं थे, वो भूले नहीं। तो ये नई पीढ़ी को सीखना चाहिए कि हम जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना लोगों को, वो लेना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कितने लोगों को सपोर्ट किया, सो इट्स गुड। ही वाज अ वेरी लॉयल मैन। पीपल शुड लर्न लॉयल्टी फ्रॉम हिम इन फ्रेंडशिप टू। या चलिए इंटरव्यू यहीं पे ख़त्म करते हैं। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार शाउट आउट दे दीजिए अपनी इस अपकमिंग वेब सीरीज़ के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा शो आ रहा है एकाकी। इसका पहला एपिसोड आ चुका है मेरे चैनल पर, जाके सर्च कीजिए एकाकी चैप्टर 1। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, क्योंकि एकाकी चैप्टर 2 आ रहा है मेरे बर्थडे 8 दिसंबर में। उसमें सारे राज खुलने वाले हैं।